गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज हम जो टॉपिक लेके आने वाले हैं वो क्लास 11 से रिलेट करता है और क्लास 11th का हम लोग पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट चल रहा था हमारा पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर। उसी से रिलेटेड आज एक और टॉपिक हमारे होगा प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में कौन कौन से प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से प्रीफिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं दो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। एक हम बात करेंगे, सबसे पहला देखो भाई, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम लोग आज प्रीफिक्स की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है भी, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद हम दूसरा जो टॉपिक यहां से डिस्कस करेंगे वो कन्वर्जन यूनिट्स की बात करेंगे। दिस इज कन्वर्जन यूनिट। तो ये जो दोनों चैप्टर मुझे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, यहां से ऑलमोस्ट बच्चों में आपको एक चीज बता दूं कि 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन तो मान के चलो कि एकेडमिक में रहते ही रहते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तो यहां से एकेडमिक लेवल पे रहने वाला ही है, ठीक है। और मार्क्स कितना पूछा जाएगा? 2 से 3 नंबर का एक चैप्टर से पूछा जाता है मैक्सिमम, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उनमें से क्वेश्चन यहां से रहता ही रहता है। कन्वर्जन यूनिट से तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 101% यहां से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक, नो डाउट। सो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट विल बी प्रीफिक्स। तो हमारा आज सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रीफिक्स। अभी प्रीफिक्स क्या चीज होती है? देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। 2 चीजें होती हैं, एक आप लोग सफिक्स सुनते होंगे, ठीक है, और एक हम लोग सुनते हैं प्रीफिक्स। क्या सुनते हैं? प्रीफिक्स। 2 वर्ड आपने सुने होंगे, फर्स्ट वन इज अ सफिक्स एंड सेकंड इज अ प्रीफिक्स। दोनों सुने हैं। सफिक्स क्या होता है? जो एंड में लगता है, यानी कि पीछे जो लगता है, और प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे लगता है, ठीक है। जो क्या लगता है? आगे लगता है, यानी कि फ्रंट पे लगता है, जो आगे की साइड पे लगता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो एंड पे लगता है उसको हम बोल देते हैं सफिक्स। क्लियर? अच्छा, नाउ आज मैं जो आपको प्रीफिक्स बताने वाला हूं, बेसिकली जो एसआई यूनिट से रिलेट करते हैं, वो मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, और वो जो ट्रिक है वो गारंटी मैं देता हूं आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर प्रीफिक्स कभी नहीं भूलोगे। पूरी कन्वर्जन आपकी आसानी से होने वाली है, और कन्वर्जन में जितनी भी चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी ना, वो सब यहां से सॉल्व होने वाली हैं। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं प्रीफिक्स की एक आपको ट्रिक बताने वाला हूं, यानी कि जो मैं ट्रिक इसकी बता रहा हूं, वो ट्रिक को मैं एक स्टोरी से रिलेट करूंगा, एक स्टोरी से रिलेट करूंगा, ठीक है। कहानी सुना सबको पसंद है ना? चलिए, तो कहानी है एक लड़की की, और वो लड़की का नाम होता है डीसी। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, ठीक है। कहानी जो है वो है एक लड़की की, और उसका नाम है डीसी। नाम क्या है? डीसी नाम है। और ये है एक लड़की, इट इज अ गर्ल, एक लड़की है, बहुत छोटी सी बच्ची है, क्लास 8th में पढ़ती है, ठीक है। अब क्लास 8th के बच्चे कैसे होते हैं आपको पता है ना, बहुत शरारती से, उनको गेम वेम खेलने में ज्यादा मन होता है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन होता नहीं है छोटे बच्चों का, ठीक है। उनको ज्यादा खेलना वेलना, टीवी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, गेम वगैरह ज्यादा शौक रहता है। तो ये लड़की भी कुछ ऐसी है, ठीक है। अब इस लड़की की मम्मी का नाम है एटो। क्या नाम है? एटो, ठीक है। हर नेम इज एटो, राइट, ठीक है। मैं आपको लिंक करते जाऊंगा, अच्छे से कहानी को सुनो बस। एटो नाम है, और यह है इसकी मदर। बहुत ही शांत स्वभाव की, अच्छे नेचर की है, ठीक है। चलिए, गुस्सा नहीं करने वाली है, बट बच्ची बहुत गुस्सैल है। अब ध्यान से सुनो, ये डीसी को स्टडी बिल्कुल नहीं पसंद, इसको स्टडी बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती पढ़ाई लिखाई को, ठीक है। अब डीसी को पसंद क्या है? डीसी को 2 चीजें बहुत पसंद है, एक दही, ठीक है, कर्ड, और एक उसको पसंद है फ्रूटी। एक उसको फ्रूटी पसंद है, एक उसको दही पसंद है, बस ये 2 चीजें बहुत पसंद करती है ये, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? एक डीसी नाम की लड़की है, और इसका 8th स्टैंडर्ड है, क्लास में कक्षा 8 में पढ़ती है। इसकी एक मदर है, उसका नाम है एटो, मम्मी का नाम एटो है, बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव की हैं। और डीसी को बिल्कुल भी स्टडी पसंद नहीं है,
स्टडी बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको दो चीजें बहुत पसंद है, दही और फ्रूटी। ठीक है। अब डीसी की जब स्कूल जाती है ना, डीसी जब स्कूल जाती है तो एक दिन क्या हुआ, डीसी को उसकी मैम ने कुछ काम दिया लर्न करने के लिए। तो डीसी को कुछ याद करने के लिए दिया गया कि डीसी आप ना कुछ लर्न करके लेके आओ बेटा कल। ठीक है, उसको कुछ याद करने के लिए उसकी टीचर ने दिया। अब डीसी शाम को घर आती है, ठीक है, रोजमर्रा की तरह। डीसी को पढ़ने का शौक तो था नहीं, तो डीसी क्या करती है, अपनी किताबें फेंकती है, टीवी देखती है, एंजॉयमेंट करती है। फिर अगले दिन स्कूल जाती है, तो उसकी जो क्लास सब्जेक्ट टीचर होती है वो क्लास पे आती है और पूछती है, डीसी बेटा व्हाट इज डैश 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 डैश, एक क्वेश्चन पूछती है डीसी से। तो डीसी को जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, तो डीसी को आंसर भी नहीं पता होता। तो डीसी क्या करती है, खड़े हो जाती है और सॉरी मैम बोल देती है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, मैम को बड़ा गुस्सा आता है, मैंने इतने अच्छे से इसको बोला था कि इसको लर्न करके लेके आना है, लेकिन डीसी ने मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं माना। तो मैम बड़ा गुस्सा करती है। मैम गुस्सा करती तो क्या करती हैं, मैम एक बच्चे से स्टिक मंगाती हैं जिसको बोलते हैं सेंटी। ठीक है, मैं उसको सेंटी बोल रहा हूं, आप कुछ और बोल सकते हैं, सेंटी। ठीक, तो मैम क्या करती हैं, एक बच्चे से एक सेंटी मंगाती हैं। मैं सेंटी बोलते हैं ना, इसको बचपन में बोलते हैं सेंटी, फटाक से मारते जैसे एकदम जोर से लगती है। ठीक है, तो सेंटी मंगाई मैम ने एक बच्चे से, तो बच्चा सेंटी लेके आया और मैम ने क्या किया, धड़ाक से मार दिया किसको, डीसी को। डीसी को सेंटी मार दी। अब जब डीसी को सेंटी मारी, डीसी को सेंटी मिली, तो डीसी क्या हो गई, गुस्सा हो गई। ऑब्वियस सी बात है, वो जब छुट्टी हुई तो घर गई और घर जाते आते वो रोने लग गई। और कब रोई, माई को जाके रोई। माई को जाके मतलब मां के पास जाके रोई, माई को जाके रोई। माई मतलब मदर, को मतलब को वहां जाके रोई। तो माई को जाके रो गई। माई को जाके रोने का क्या मतलब समझ में आया आपको, कि मां के पास जाके वो रोने लगी। अब मां टेंशन में आ गई, यार डीसी क्यों रो रही है, डीसी क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपन। सो उसने बोला कि मैम मम्मी मेरे को ना आज मैम ने सेंटी मार दी। ठीक है, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सेंटी मार दी तो क्या हो गया। फिर वो और गुस्सा हो गई कि मम्मी भी मेरा मजाक बना रही है। फिर मम्मी ने सोचा कि अरे गुस्सा हो गई, तो मम्मी ने क्या किया, उसको फ्रूटी ला के दी, बेटा लो पी लो। तो उसने क्या बोला, नहीं पीनी फ्रूटी अटो, मतलब अपनी मां का नाम ले, क्या बोला, नहीं पीनी फ्रूटी, मुझे फ्रूटी नहीं पीनी बोल दिया उसने। तो दो जो भी उसने वर्ड बोले उस वर्ड को याद रखना, नहीं पीनी फ्रूटी एटो, अपनी मां का नाम लिया, नहीं पीनी फ्रूटी एटो। एटो मुझे फ्रूटी नहीं पीनी, मतलब मां का नाम ले लिया। अरे मम्मी मेरे को फ्रूटी नहीं पीनी, तो मां का नाम रख दो वहां पर, नहीं पीनी फ्रूटी एटो, नहीं पीनी फ्रूटी एटो। ठीक है, अपनी मां का नाम लिया, बोला नहीं पीनी फ्रूटी एटो। फिर उसने दो वर्ड और यूज किए यहां पे। ठीक है, जाओ यार। फिर क्या बोला उसने अपनी मम्मी को, नहीं पीनी फ्रूटी एटो, जाओ यार, जाओ नहीं पीनी मेरे को फ्रूटी, बोल दे, क्या बोला, जाओ यार नहीं पीनी फ्रूटी। यार मां ने सोचा यार ये तो गुस्सा हो गई, ये फ्रूटी पीने के लिए मना कर रही है जो कि उसकी सबसे फेवरेट है, ये तो मना कर रही है फ्रूटी पीने के लिए, इसका मतलब कोई बड़ी बात है। इसको टेंशन हो गई है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग के अंदर चल रहा है। फिर माँ क्या सोचती है, इसकी दही बहुत पसंद है इसको, तो मैं दही खिलाती हूँ। माँ किचन में जाती है, दही देखने जाती है, बट अंदर दही खत्म हो चुका होता है। फ्रिज में देखती है, दही खत्म है। फिर उनके बगल में एक माजी रहती है, एक बुढ़िया सी लेडी कोई रहती है, ठीक है, ओल्ड लेडी रहती है, उनको वो माजी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसकी मम्मी क्या करती है ना, एटो क्या करती है उसकी मदर, वो उस माजी के पास जाती है और माजी को बोलती है, दही है क्या मां जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, दही है क्या मां जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, जरा यार। देखो कितना मक्खन लगा रही, लास्ट में बोलिए जरा यार, जरा यार। अब यार कब लगाते हैं, बेसिकली हम लोग जब हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, वो यार वर्ड के यूज करते हैं, ऐसा कर दे यार, वैसा कर दे यार, यार लगाते हैं ना, मतलब किसी चीज के लिए मक्खन लगाना, मतलब किसी चीज के लिए पटाना किसी चीज को, है ना, मतलब मना लेना किसी को, नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया यार, तो यार ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मतलब हम थोड़ा सा मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी मदर ने क्या बोला, दही है क्या आप तुम्हारे, नॉट आपके, हाँ, दही है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, जरा यार। यही इसकी ट्रिक है बेटा, ठीक है।
अब मैं इस ट्रिक को लिखने जा रहा हूं। देखो इस कहानी का मतलब क्या बनता है, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। उसकी मम्मी दही लेने के लिए गई बगल में माजी के पास, और माजी को उसने क्या शब्द बोले जो हमने याद रखना है। माजी को क्या शब्द बोले जो हमारी ट्रिक है, क्या शब्द बोले, दही है क्या माजी, दही है क्या माजी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, जरा यार, जरा यार, थोड़ा सा चाहिए मुझे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए। तो अब दही मिली नहीं मिली वो तो पता नहीं, लेकिन इस कहानी का एंड हमको मिल गया और इस कहानी की ट्रिक भी हमको मिल गई। अब ट्रिक को समझते हैं, देखो ट्रिक को समझते हैं बच्चों। देखो इस प्रीफिक्स में ट्रिक को समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैं ट्रिक को लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं 3-4 चीज में यूज करूंगा। सबसे पहले यहां से प्रीफिक्स यूज करूंगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रीफिक्स। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां पर मैं प्रीफिक्स लिख देता हूं स्टार्टिंग से, तो प्रीफिक्स मैंने लिख दिया। तो प्रीफिक्स की टेबल थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं क्योंकि ये यूज होगी अपने पास, ठीक। ध्यान से देखना इस चीज को। दूसरा मैं यहां पर इसका सिंबल लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर सिंबल लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लिखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक। और यहां पर लिखते हैं इसके एग्जांपल। अब एक और चीज करते हैं बेटा, हम यहां पे इसको हटा दो क्योंकि ये एरो अपने को बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। ये लाइनिंग को हटा देते हैं। बाकी अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनने वाली है। देखो ध्यान से देखना मेरे साथ, एक बार सीख जाओगे ना बेटा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे फिर। बस याद रखना, सीखना है एक बार बस हमने। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला हमने प्रीफिक्स क्या लेना है, क्या बोला उसने, देखो मैं पहले आपको कहानी दिखा देता हूं। क्या बोला उसने, डीसी, डीसी को सेंटी, मैं सेंटी लिख रहा हूं, सेंटी मिली, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डीसी को सेंटी मिली माइको, माइको। मैं एक काम करता हूं ना, इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस कहानी को यहां से इतना हिंदी में लिख देता हूं और इतना उसको प्रीफिक्स लिखता हूं। देखो डीसी, देखो डीसी का ऐसे स्टार्ट होता है बेटा डी से, तो डीसी को तो पूरा डीसी लिखो, ठीक है। को सेंटी, देखो सेंटी, सेंटी कैसे लिखते हैं हम, CENT, ठीक है, सेंटी। दूसरा मिली, मिली, मिली को लिखते हैं MILLI, मिली, ठीक है। माइको जाके रोई, कहां जाके रोई, माइको जाके, माइको मतलब मां के पास जाके रोई, माइको माइक्रो, माइको फॉर माइक्रो, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, माइको जाके रोई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो मां के पास जाके रोई तो मां ने क्या किया, उसको फ्रूटी देनी चाहिए। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था नहीं, नहीं फॉर नैनो, N फॉर नैनो। देखो नहीं कहां से स्टार्ट करते बच्चों, N से स्टार्ट करते, तो नहीं फॉर N फॉर नैनो, ठीक है। नहीं पीनी, नहीं पीनी, पीनी फॉर पीको, पीनी फॉर पीको, नहीं पीनी। फ्रूटी, फ्रूटी फॉर F से आता है ना फेम्टो, F से क्या आता है, फेम्टो, ठीक है। नहीं पीनी फ्रूटी एटो, नहीं पीनी फ्रूटी एटो, ATTO, एटो क्या था उसकी मम्मी का नाम। तो ये मैं जो लिख रहा हूं ना बच्चों, ये प्रीफिक्स है और ये कहानी से लिख रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। मुझे कैसे पता, डीसी को मैंने क्या बोला, देखो डीसी का पहला लेटर देखो, डीसी तो पूरा डीसी आ जाएगा, सेंटी में भी ठीक है सेंटी आ रहा है, मिली, मिली में भी मिली आ जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, नो डाउट, मिली में भी पूरा का पूरा मिली आ जा रहा है, माइक्रो में भी पूरा माइक्रो आ रहा है, नहीं में पूरा नहीं आ रहा है। पीनी, पीनी ये लिखा है मैंने पीनी, ठीक है। तो पीनी में क्या आ गया अपने पास, पीनी में आ गया अपने पास पीको। उसके बाद लिखा फ्रूटी, फ्रूटी में फेम्टो, क्योंकि फ्रूटी का कहां से आता है, F से आता है, तो F फॉर क्या हो जाएगा, फेम्टो हो जाएगा। एटो, एटो को पूरा एटो ही लिख रहा हूं, उसकी मम्मी का नाम था। तो उसने क्या बोला था, डीसी, देखो पूरी कहानी क्या बन गई, डीसी को सेंटी मिली, माइको जाके रोई,
नहीं, पीनी, फ्रूटी, एटो। फिर उसकी मम्मी को क्या बोला था उसने? एटो के बाद क्या बोला था उसने? उसने बोला था जाओ यार। क्या बोला था? जाओ यार, जाओ यार। अपनी मम्मी को क्या बोला उसने? जाओ यार। ठीक है, अब जाओ फॉर क्या हो गया अपने पास? जेप्टो। जाओ फॉर क्या हो गया अपने पास? जेप्टो, जेड ई पी टी ओ, जेप्टो, जेड ई पी टी ओ। ठीक है, और यार का मतलब क्या हो गया? योक्टो, योग टो। क्लियर? विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? क्या बोला हमने? याक्टो। अच्छा, अब इनके सिंबल लिख देते हैं, जरा सा ध्यान से देखो। सिंबल डी फॉर स्मॉल डी, सब स्मॉल में आएंगे बेटा। स्मॉल डी, स्मॉल सी, देखो स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम। और माइक्रो को जरा सा ध्यान रखना, म्यू लिखते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, नैनो को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल एन। पीको को क्या लिखते हैं? स्मॉल पी। फेम्टो क्या लिखते हैं? स्मॉल एफ। ठीक है, और एटो क्या लिखते हैं? एटो, एटो को स्मॉल ए, और जेप्टो को स्मॉल जेड, और याक्टो, योक्टो को योक्टो स्मॉल वाई। इतना समझ में आ गया सबको? तो हमने इसके क्या लिख दिए? मल्टीपल, सॉरी सिंबल भी लिख दिए। अच्छा, अब लिखते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। देखो जरा, डीसी होता है 10⁻⁻1 और सेंटी होता है 10⁻⁻2। अब ये क्या है, अभी मैं बात कर रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, और अपने पास मिली होता है 10⁻3। माइक्रो होता है, अब देखो बेटा मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। 10⁻6। नैनो होता है 10⁻9। पीको होता है 10⁻12। फेम्टो होता है 10⁻15। एटो होता है 10⁻18। जेम्टो होता है अपने पास, सॉरी जेप्टो होता है 10⁻21। और योक्टो होता है 10⁻24। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला? डीसी अपने पास 10⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, और फेम्टो 10⁻15, एटो 10⁻18, जेप्टो 10⁻21 और योक्टो 10⁻24। अब याद कैसे रखना है? देखो ये तो कहानी से याद रखना है आपको, और ये सब स्मॉल होंगे, पहली बात याद रखनी है। ये सारे के सारे क्या होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, दे ऑल आर इन स्मॉल लेटर, ये सभी स्मॉल लेटर में होंगे। और दूसरी क्या बात याद रखनी है? यहां से स्मॉल लेटर में तो होंगे, और इनका जो पहला अल्फाबेट होगा ना, इसका नाम भी उसी हिसाब से रखेंगे। नेम क्या होगा इसका? फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, जो इसका पहला अल्फाबेट होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख देना है। बस सिर्फ बस माइक्रो में याद रखना है, इसको म्यू बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। बस बाकी सब में सेम है, बाकी सब में पहला लेटर लिख देना है, वही इसका सिंबल हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैसे याद रखने? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर याद रखने के लिए -1, -2, -3 सब माइनस में होंगे, यहां तक तो पता है ना। तो 1 2 3 तक तो काउंटिंग लिखनी है आपने। फिर 3 के बाद क्या करना है? देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अगले में 3 4 जा 12, 3 की टेबल पढ़ देनी है बस। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। बात समझ में आ गई? क्या बोला हमने? 3 की टेबल यहां से स्टार्ट कर देनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। क्लियर हो गया? यहां तक आपने 3 की टेबल पढ़ देनी है। अब एग्जाम्पल में देखो जरा, एग्जाम्पल में ठीक पहला वाला जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होगा बेटा? 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर हो गया? 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻1 मीटर।
दूसरा क्या था, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 cm इज इक्वल 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है ना, इतना क्लियर हो गया। 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल 10⁻³ मीटर। क्लियर हो रहा है। अगला था 1 माइक्रोमीटर, 1, अब माइक्रो कैसे लिखेंगे, देखो देखो 1 माइक्रोमीटर, म्यू एम लिखेंगे तो दिस इज 10⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻6 मीटर। सब ट्रिक पे चल रहा है, कोई भी रट्टा नहीं मारना है, कोई भी चीज कुछ भी रट्टा नहीं मारना है बस, ठीक है। अगला क्या है अपने पास, अगला देखो माइक्रो के बाद नैनो, ठीक है। नैनो क्या बोलेंगे, 1 nm, 1 nm बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻9 मीटर। टेबल पर देनी है बस, ये उतार देना सारे, बस हो गया, ठीक है। अगला है पिकोमीटर, तो 1 pm बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 10⁻12 मीटर। क्लियर। 1 फेमटो बराबर क्या हो जाएगा, 1 fm फेमटोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर हो जाएगा ना बच्चों। अगला है एटो, तो 1 am, देखो एटो को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एटो किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, जो उसकी मम्मी का नाम रखा था हमने, ठीक है। तो 1 एटोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻18 मीटर हो जाएगा। अगला है बच्चों जेप्टो, तो 1 zm जेप्टोमीटर बराबर 10⁻21 मीटर। और अगला है योक्टो, 1 ym बराबर 10⁻24 मीटर। तो आपने कुछ याद नहीं रखना है इसमें, नथिंग, कुछ याद नहीं रखना है। देखो ये नाम आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे इस तरीके से। देखो मिली तक तो, माइक्रो तक तो सब याद रहते हैं, माइक्रो नैनो भी याद रहता है, पीको भी याद रहता है। मेरे को जहां तक लगता है आप लोगों को ये नहीं पता होंगे, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। अगर मैं सही हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना कि मैं सही बोल रहा हूं। मैं हो सकता हूं, मे बी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको तक तो सुना होता है। फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो ये नहीं सुना होगा शायद, में भी आपने, ये आपके लिए नया होगा। बाकी नाम आपको पता है, बाकी नाम आप लोग कहानी से याद कर सकते हैं। डीसी को सेंटी मिली, माइको जाके रोई, माई ने उनको फ्रूटी दी, तो माइको क्या बोली वो, नहीं पीनी फ्रूटी एटो। नहीं मतलब नैनो, पीनी मतलब पीको, फ्रूटी मतलब फ्रूटी का एफ आता है तो फेमटो। आपको आधे से ज्यादा चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एटो का तो एटो लिखोगे पूरा। जाओ, जाओ देखो, जाओ को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, जाओ को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, जाओ को हम ऐसे लिखेंगे, जाओ जेड से लिखेंगे इस बार, ठीक है। तो जाओ का जेड से क्या आ गया, जेप्टो आ गया, ठीक है, जेप्टो। और यार, यार को लिखते हैं वाई से, यार लिखते हैं ना हम लोग यार, तो वाई फॉर योक्टो, वाई फॉर क्या आ गया, योक्टो अपने पास, ठीक है। ये कुछ अपने पास यूनिट्स आ गई। अब उसके बाद ऐसे ही कुछ और आएंगी नीचे भी, तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से इसका एक और पार्ट बना देता हूं। ऐसे कुछ और हैं, और भी सेम ऐसे ही हैं, कहानी कुछ आगे बढ़ती है। देखो यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई भाई, कैसे कैसे हो रहा है। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या बोला उसकी मम्मी ने, माजी से क्या बोला था, देखो दही, दही, दही का मतलब डेका, दही का मतलब डेका। दही है कैसे लिखते हैं हम, HAI, एच से लिखते हैं, और एच का होता है हेक्टो। क्या होता है अपने पास, हेक्टो, तो हेक्टो, ठीक है। दही है, फिर क्या लिखते हैं, क्या, फिर क्या बोला उसने, दही है क्या, दही है क्या, क्या क्या लिखते हैं हम, के से लिखते हैं, तो यहां आ गया किलो, ठीक है। इतना क्या आ गया, किलो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, दही है क्या मां, मां कैसे लिखते हैं, ये एम से लिखते हैं ना, दही है क्या मां, फिर जी, मां अलग लिखेंगे, जी अलग लिखेंगे। दही है क्या मां जी, मां मतलब मेघा, मेगावाट बोलते हैं ना, मेगावाट ये वाट, ठीक है। मेघा मतलब बड़ा, जी, जी का मतलब गीगा। अब सब ट्रिक है इसमें, कुछ नहीं है, सब ट्रिक बताऊंगा। देखो दही है क्या मां जी तुम्हारे, तुम्हारे कैसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, और टी का मतलब क्या होता है, टेरा। ये नाम सुने होंगे आपने, डेका तो सुना ही होगा, किलो सुना होगा, मेगा सुना होगा, गीगा सुना होगा, टेरा सुना होगा, यहां तक तो सुनी होगी कहानी पूरी, ठीक है। तुम्हारे, तुम्हारे मीन्स टेरा हो गया। उसके बाद अगला क्या आता है, तुम्हारे पास, क्या बोला था हमने, तुम्हारे पास। दही है क्या मां जी तुम्हारे पास,
ठीक है। पास का मतलब क्या हो गया? पेंटा। पास का मतलब क्या हो गया? पेंटा। पी फॉर पेंटा। पास बोला ना हमने, पास ऐसे लिखते हैं, देखो पास पास। पी फॉर पेंटा। क्या लिखेंगे? पी फॉर पेंटा। सर नाम कैसे याद होंगे? पेंटा कैसे, मतलब पी से पेंटा कैसे बनाएंगे हम लोग? ये आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा पेंटा मतलब, एक बार जब पढ़ोगे ना इसको, सिर्फ आपको एक बार नाम देखने बस हो गया कि नाम कौन कौन से हैं वहां पर, फिर वो कौन सा वाला कहां पे आएगा वो कहानी से पता लग जाएगा आपको। पहले आपको नाम याद रखने हैं, मतलब नाम को आपने 10 बार पढ़ना है, नाम आपके दिमाग में यहां छप जाने चाहिए। फिर आपको पता है ना, एफ से एक चीज है यहां पे कोई ना कोई, क्या है एफ से? एफ से फेम2। आपके दिमाग में एक चीज है, पी से भी है कुछ, इसमें पी से कुछ था क्या था? पेंटा था। तो आपको खुद ही वो चीज अज्यूम हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो, दही है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? मैं एक्स्ट्रा को इंग्लिश में लिख दूं? कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा को लिखेंगे यहां पर एक्सा। देखो एक्स्ट्रा होती है ना ये, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का ये हटा दो, टी और आर हटा दो, क्या बन गया? एक्सा। क्या बन गया? एक्सा, EXA, ठीक है। दही है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? ठीक है। जरा यार, जरा यार, जरा यार। अब यहां पर यार को हमने कुछ और लिखा था, यहां पर हम कुछ और लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है। जरा क्या लिखेंगे? आपने तारक मेहता में जेठालाल नाम सुना था ना, तो यहां पर जेठा नहीं बोलना है, जेटा बोलना है। क्या बोलना है? जेटा। क्या बोलना है? ZETA, जेटा, ठीक है। अब यार को यहां पर क्या लिख देना है? योटा। लोटा सुना होगा ना, जेठालाल के हाथ में लोटा रहता है, तो जेठालाल के हाथ में योटा कर दो, ठीक है। क्या कर दो उसको? योटा। चलो अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक बार मैं रिपीट करता हूं इसको और अच्छे से। हमने क्या बोला? दही मतलब देखा, सॉरी डेका। दही मतलब डी से आता है ना दही, तो डेका। है का मतलब एच से आता है, HAI लिखते हैं, तो हेक्टो हो गया, H फॉर हेक्टा। क्या का के आता है पहले से, तो किलो। माँ का मतलब मेगा, M से आता है तो मेगा। जी आता है ना, GIG लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हम GE वाले लिखेंगे, GI लिखेंगे तो गीगा। तुम्हारे टी आ रहा है तो टी फॉर टेरा, ठीक है। पास पी आ रहा है, पी फॉर पेंटा। एक्स्ट्रा तो इजीली है, एक्सा, ठीक है। एक्सा कर लेंगे उसको, TR हटा देंगे तो एक्सा हो जाएगा वो। जरा को लिखेंगे जेटा, J फॉर जरा ना, जरा देखो, जरा ऐसा वाला जरा नहीं लिखना है, ये वाला नहीं। कुछ लोग जरा लिखते हैं ऐसे नहीं, ये वाला जरा लिखना है, बस हो गया, ठीक है। अब इतना तो आ रहा है, GA, R को हटा दो, T लगा दो, ZETA, ये बस जेटा हो गया, ठीक है। अब यार है, यार देखो मैंने क्या लिखा? यार, ठीक है। अब यार को यार कर दो, यो टा कर दो। क्या कर दो? यो और टा। इसको हटा के और एक ए को हटा के बीच में OT कर दो, ठीक है। अब ऐसे याद नहीं भी तो इतना तो आपको याद हो ही जाएगा ये, ठीक है। देखो पूरी टेबल याद करने से अच्छा है कि कुछ नाम याद रख लो दिमाग के अंदर, बस हो गया। मतलब आपको नाम एक बार ना अपने दिमाग के अंदर छाप लेने हैं। छापना मतलब आपको 10 बार इनको पढ़ना है, आपको ये पता लग जाएगा कि कोई वर्ड है इससे इसमें, अब वो कौन सा वर्ड है आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। बाकी सब ट्रिक है, अब ध्यान से देखो। अब इनके सिंबल देखो, सिंबल में क्या देखो, यहां तक तो सब स्मॉल आएगा, कहां तक? किलो तक। फिर मेघा मतलब बड़ा होता है, तो यानी कि यहां से सब बड़े आएंगे नीचे। देखो माँ फॉर मेघा आ रहा है ना, तो माँ तो सबसे बड़ी है भाई, माँ के बाद सब बड़े ही हो जाएंगे। फिर माँ से ऊपर सब छोटे जितने हैं ना, सब छोटे रहेंगे, सब छोटे वर्ड में रहेंगे, छोटे लेटर में। देखो डेका को डी से, लेकिन सर डेका को तो यही भी डी से, डीसी को भी डी से, तो डेका को DA कर दो। क्या कर दो? DA कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने डीसी को भी डी से डिनोट किया था, तो अब डेका को हम डिनोट करेंगे D और A, स्मॉल a स्मॉल d। हेक्टा को स्मॉल h से डिनोट कर देंगे, स्मॉल h से। किलो को स्मॉल k से। क्लियर हो गया? किलो को स्मॉल k से। अब मेघा आ गया, मेघा को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। ये अब यहां से सब लेटर नीचे को बड़े आ जाएंगे, क्योंकि मां आ गई। देखो मां फॉर मेघा, अब सब बड़ा, मां के बाद तो सब संसारी दुनिया अलग हो जाती है, ठीक है। गीगा को G से, टेरा को कैपिटल T से, पेंटा को कैपिटल P से, एक्सा को कैपिटल E से, जेटा को कैपिटल Z से, योटा को कैपिटल Y से। यहां से नीचे सब बड़े आ जाएंगे, मां से नीचे सब बड़े, ये लेटर सारे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? जो प्लस में थे वो माइनस में, जो माइनस में थे वो प्लस में कर दो। सेम होगा 10⁻1 हो जाएगा। ये माइनस में थे, यही नीचे सब प्लस में कर देना। देखो 10⁻2, 10⁻3। अब टेबल पढ़ो,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 24। ठीक है, जो ऊपर माइनस में थे वो मैंने नीचे क्या कर दिए, प्लस में कर दिए। इतनी बात भी समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। हो गया ट्रिक पूरा। ट्रिक समझ में आई बेटा क्या थी अपने पास। ठीक, अब इसका लिखते हैं एग्जाम्पल, मतलब मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 डेकामीटर बराबर 10⁻1 मीटर। दूसरा था 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 लिख दो, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। क्लियर। दूसरा था किलो, सो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 किलोमीटर होते हैं ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ये तो पता ही होगा, 1000 किलोमीटर। ठीक है, अगला था बेटा अपने पास 1 मेगा मीटर, 1 mm। 1 मेगामीटर बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। 1 मेगामीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 10 की घात 6 मीटर, 10⁻6 मीटर। ठीक है, अगला है गीगा, ये मिट गया थोड़ा सा। ठीक है, अगला है गीगा, एज कर देते हैं सही से। ठीक, सो 1 गीगामीटर इज इक्वल 10⁹ मीटर। ठीक है, उसके बाद है टेरा, सो 1 टेरामीटर इज इक्वल 10⁻12 मीटर। ठीक है बच्चों, अगला है पेंटा, सो 1 पेंटामीटर इज इक्वल 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट एक्सा, सो 1 एक्सामीटर इज इक्वल 10⁻18 मीटर। नेक्स्ट जेटा, सो 1 ZM is equal 10, last one is iota, so 1 YM is equal 10⁻24 मीटर। आई होप आप लोगों को सबको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, शायद आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात याद रखना क्लास 11th के सभी बच्चे कि ये प्रीफिक्स आपको आने जरूरी है बेटा। विदाउट प्रीफिक्स आप लोग, आपका चैप्टर 1 का बेसिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको बड़ी से बड़ी जगह पर काम आएंगी। आप एक आगे जाके एक एसआई का एग्जाम दोगे, पुलिस में एसआई का एग्जाम दोगे, या कोई बच्चे आर्मी में जाएंगे, आर्मी का एग्जाम देंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछ देगा वो आपसे पूछ देगा, बताओ 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, तो ये रहा 10⁻12 मीटर। किसी चीज को याद रखना, किसी चीज को ट्रिक से याद रखना, बहुत अंतर है। ट्रिक देखो, ट्रिक हमेशा याद रहेगी आपको। ये कहानी जब तक मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब तक आप केमिस्ट्री से आपका पाला पड़ने वाला है, तब तक आपको ये ट्रिक याद रहेगी। बोलो रहेगी, बात सही बोल रहा हूं, तब तक ये ट्रिक आपको याद रहने वाली है। तो मेरा कहना मानो कि इस ट्रिक को मिस आउट मत करना, इसको याद रखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इसेंशियल है यार, बहुत इसेंशियल। बड़ी मुश्किल से कहानी बनाई है और इस कहानी को आपको याद रखना है। दूसरा, आपको यहां यूनिट याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंबल आराम से याद होंगे। सिंबल कैसे याद होंगे मैं आपको बताता हूं। देखो सिंबल मैंने आपको बोला ना आराम से याद होते हैं। कैसे याद होंगे सिंबल, देखो सबको पता है ना, मां जहां पर आती है, मां से ऊपर फिर कोई चीज नहीं होती है। मां से पहले जो था सब छोटा था, मां के बाद जो होगा, जब मां आ गई ना घर में, तो मां के बाद आगे सब अच्छा ही होगा, सब बड़े बड़े काम होंगे मां के बाद। देखो जहां से हमने मां लिखना स्टार्ट किया, वहां से सब लेटर कैपिटल कर दो। ये यहां से सब लेटर क्या कर दो, नीचे सब कैपिटल कर दो। एम कैपिटल, जी कैपिटल, टी कैपिटल। देखो मेगा फॉर एम, गीगा फॉर जी, टेरा फॉर टी, पेंटा फॉर पी, एक्सा फॉर ई, और जेटा फॉर जेड, और योटा फॉर वाई। ये सब बड़े लेटर में आ जाएंगे, ऊपर सब छोटे लेटर, ऊपर सब छोटे लेटर। और सिंबल कैसे याद रखना है, जो उसका अल्फाबेट का पहला लेटर है वही लिख देना है। ठीक है, अब दो जगह पे ध्यान रखना है। एक तो माइक्रो में ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर हम लोग म्यू का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा डेका में इस्तेमाल करना है डी ए, स्मॉल डी स्मॉल ए। बाकी सब में एक एक लेटर है, देखो सब में एक एक लेटर। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया, एक बार आपको इनको ढंग से पढ़ना है नाम को, आपको दिमाग के अंदर ये चीज पता होगी कि वाई से कोई नाम होता है। ठीक है,
दूसरा, अब यहां कैसे नाम याद रखना है, अब ये डिजिट कैसे याद रखनी है, 1 2 3 तक जब ऊपर की सीरीज लिखोगे तो 1 2 3 तक तो आपको माइनस में करना, देखो सारे माइनस में है, 1 2 3 तक लिखनी है आपको काउंटिंग, फिर 3 की टेबल स्टार्ट कर देना, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। और ये इसका फाइनल आपका एग्जाम्पल के तौर पे रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो हमारे पास लेक्चर होने वाला है वो है अपने पास क्या, वो है अपने पास कन्वर्जन। तो कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं दूसरा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये, ठीक है। मैं स्टार्ट करने वाला हूं कन्वर्जन यूनिट्स के ऊपर। देखो कन्वर्जन यूनिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब कन्वर्जन यूनिट में कौन कौन सी यूनिट आने वाली है, कौन कौन से कन्वर्जन टर्म की हम बात करेंगे। सबसे पहला मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, जो कि यहां से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। टेम्परेचर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 101% जहां तक गारंटी पूरी है। देखो सबसे पहली बात टेम्परेचर के अंदर क्या चीज याद रखनी है, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले कोई चीज बताता हूं कि सपोज करो ये अपने पास कुछ ऐसा एक या डायग्राम, बिना डायग्राम के भी हम लोग कर लेते हैं। देखो दो चीजें बड़ी कॉमन क्वेश्चन पूछता है बेटा, आपसे एक सवाल पूछता है कि एट रूम टेम्परेचर, एक होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है, और एक होता है बॉडी टेम्परेचर। दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है रूम टेम्परेचर, एक होता है बॉडी टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो होता है दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस और बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, लाइफ के अंदर हमेशा छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो रिमेंबर इट ऑलवेज, हमेशा याद रखने का, बिल्कुल भूलना नहीं है इस चीज को अपने को, ठीक है। अब अगर हम इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें तो फारेनहाइट में कितना होगा भाई, कितना डिग्री फारेनहाइट होगा, लिखते हैं, बताओ। अगर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है तो यह हो जाता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट, इतना फारेनहाइट होता है। अगर आपसे वो टेम्परेचर पूछ रहा है बॉडी का डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे वो टेम्परेचर पूछ रहा है डिग्री फारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कैसे कन्वर्ट किया सर, अभी फॉर्मूले से करेंगे इसको। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस को कितना होता है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस ये होता है 77, कितना 77 डिग्री फारेनहाइट। तो दोनों में अंतर है। ये पॉइंट बड़े 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 विद्वान भूल जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान। और गारंटेड मैं इतने एग्जाम में भी दे चुका हूं, बहुत एग्जाम दे चुका हूं, ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो बनता है। क्या बोलता है वो कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, या क्या पूछता है कि मानव का जो बॉडी का तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फारेनहाइट में कितना होता है। तो याद रखिएगा ऑलवेज, बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है 37 और डिग्री फारेनहाइट में होता है 98.6 ऑलवेज, ठीक है। और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दो बातें याद रखना आप लोग, ठीक। चलो अच्छा, अब सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करें, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करें, या फिर मैं आपसे कह दूं कि अगर मुझे डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, दोनों को उल्टा भी करेंगे, ऐसे भी और वैसे भी, तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, यहां फॉर्मूला लिखते हैं, इस वाले में फॉर्मूला लिखेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये एक फॉर्मूला है, इससे आपने कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और अगर मुझे फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 5/9 उल्टा कर देंगे इसको, 5/9, और क्या करेंगे, जितना फारेनहाइट आपको दिया होगा उसको माइनस कर दोगे 32 से। जितना फारेनहाइट आपको दिया होगा उस डिग्री फारेनहाइट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 32 से, 32 माइनस कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। 32 क्या करेंगे, उसके अंदर माइनस कर दोगे। दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब तीसरी चीज यहां से क्या याद रखनी है, अगर अपने को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, केल्विन के अंदर, क्योंकि यहां से टेम्परेचर में 3 मेन यूनिट होती हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। और इसकी केल्विन जो होती है वो एसआई यूनिट होती है। यही क्या होती है अपने पास, एसआई यूनिट होती है।
इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एसआई क्या होती है अपने पास, एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास, यहां से केल्विन होती है, ठीक है। केल्विन को हम क्या बोलते हैं, यहां से एसआई यूनिट बोल देते हैं। व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा साफ आप लोगों को, उम्मीद करता हूं, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है नीचे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जितना अपने को डिग्री सेल्सियस दिया होगा, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं 273.15 ऐड कर देते हैं, वो उतना केल्विन हो जाएगा। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखो। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये कर लेंगे, ठीक है। और अगर फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, देखो मैं एरो से मैंने बता रखा है, देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, 3 चीजें। एग्जांपल देख लो, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मेरे पास है कितना, चलो हम वही ले लेते हैं टेम्परेचर वाला। अगर मेरे पास रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और बोल रहा है इसको डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, कितना डिग्री फारेनहाइट होगा ये, तो आंसर मेरे को पता है 77 डिग्री फारेनहाइट, आप लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। तो फॉर्मूले पर रख लो इसको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9/5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस है बेटा 25 और प्लस 32, देखो 5 5 जा 25, अब ऐड मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 9 प्लस 32 कितना आ गया, देखो 9 5 जा 45 एंड प्लस 32 कितना आया 77 डिग्री, ओए होए, डिग्री फारेनहाइट आ गया ना आंसर। कैसे आया पता है आपको, फॉर्मूले से निकाल दिया हमने, 77 डिग्री फारेनहाइट, अभी जो कि हमने देखा था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही आता है आंसर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उल्टा करना हो तो इस फॉर्मूले पर रख दो। अगर मुझे 77 डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले का। तो क्या लिखेंगे 5/9, क्या लिखा जाएगा 5/9 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास, डिग्री फारेनहाइट कितना दिया हुआ है 77 और माइनस 32, तो ये अप्रोक्स कितना आएगा अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। आप लोग निकाल के देख लेना, चेक कर लेना, क्लियर हो गया। अब जैसे मेरे को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, कितना डिग्री सेल्सियस, जैसे देखा मेरे को 2 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा प्लस 273.15, बेसिकली हम लोग 273 ही ऐड करते हैं क्योंकि ये 15 पीछे 5 है, तो ऑलमोस्ट हम उसको नियर अबाउट क्या ले लेते हैं, राउंड फिगर में 273 ले लेते हैं, तो ये लगभग 275.15 लिखो कंप्लीट, इतना केल्विन लिखो, या फिर 275 भी हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था अपने पास टेम्परेचर का टर्म, कैसे डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और कैसे डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि यहां से एकेडमिक लेवल में क्वेश्चन बनता है, इस वाले पॉइंट से आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं कन्वर्जन यूनिट, और वो हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। ओए होए, रेड वाली दिक्कत कर रही है, मिटने में रेड वाली दिक्कत कर रही है भाई, तो रेड वाली का इस्तेमाल मत करो ना सर। चलो नहीं करेंगे, ओके ओके सर, मत करो, आपकी इच्छा। चलो दूसरा हम क्या ले लें, दूसरा हम ले लेते हैं एनर्जी। अब देखो एनर्जी को हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, हम जो यूनिट लिखेंगे इसकी, वो लिखेंगे जूल। क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, तो बताओ भाई 1 सबसे पहली कन्वर्जन यूनिट यहां पर है 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल हाउ मच जूल। मैं आपको 2 वैल्यूज बताऊंगा, एक तो एग्जैक्ट होगी और एक उसकी नियर अबाउट जो हम लिखते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू होती है 4.182, क्लियर, सॉरी 4.184 जूल, और जो नियर अबाउट लिखते हैं हम इसको नियर अबाउट लिखते हैं 4.2 जूल, ये हम इसको लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 4.2 जूल, क्योंकि पीछे 1 के पीछे 8 लिखा हुआ है, तो नियर अबाउट इसको हम 4.2 जूल लिख सकते हैं, नो डाउट। तो पहली यूनिट आपके पास ये निकल के आ गई यहां से, कन्वर्जन यूनिट। याद रखना 1 कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल,
चलो क्लियर हो गया। दूसरी बात करेंगे, अब मुझे बताओ 1 जूल में कितने अर्ग होंगे? 1 जूल। सो 1 जूल, इसकी एक और यूनिट होती है अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग? 10⁻7। कितना अर्ग? 10⁻7। याद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल साहब। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है बच्चे? 10⁻7 अर्ग। क्लियर हो गया बच्चा लोग यहां तक? ठीक है, 10⁻7 अर्ग। अगला करते हैं। अच्छा बच्चा लोग, अब बताएंगे 1 लीटर एटीएम में कितना जूल होता है? कितना? 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम में, तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल 101.3 जूल। आपको ये कन्वर्जन यूनिट तो याद करनी ही पड़ेंगी, बेसिक्स ही हैं, कुछ कुछ बेसिक है। क्लियर हो गया? 1 लीटर एटीएम इज इक्वल कितना? इतना। अब अगला लास्ट इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लिखते हैं ईवी। क्या लिखते हैं? ईवी इज इक्वल कितना? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी देखने को मिलता है। ठीक है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इज दैट क्लियर? तो ये एनर्जी की आपको यूनिट याद रहने वाली है। कितनी है देखो, सबसे पहला 1 कैलोरी इज इक्वल 4.184 जूल, जिसको हम 4.2 जूल भी बोलते हैं। तो 1 जूल में कितना अर्ग? 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल 101.3 जूल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई है? हटा दें इसको, हटा दें, चलो मिटोल देते हैं। ठीक है, अब एनर्जी की आपको कन्वर्जन यूनिट याद रहेंगी। ठीक, आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे बेटा। फिर तो अगर ये याद हो गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तीसरा हम लोग करेंगे लेंथ के ऊपर। तीसरा क्या करेंगे? लेंथ के ऊपर बात करेंगे। लेंथ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। देखो कैसे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। सबसे पहला हम बोलेंगे यहां से, देखो ध्यान से देखो, 1 मीटर बात करेंगे। 1 मीटर, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात पहले कर लो। अब देखो वॉल्यूम में 1 लीटर, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर इज इक्वल, सबको पता है, 1 dm क्यूब। कितना होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। dm क्यूब क्या होता है? क्यूब डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर बोलते हैं इसको हम लोग। तो कितना क्यूबिक डेसीमीटर होता है भाई? 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है 1 लीटर इक्वल। 1 लीटर में कितना क्यूबिक डेसीमीटर? कितना क्यूबिक डेसीमीटर? 1 क्यूबिक डेसीमीटर। दूसरा हम इसको बोलेंगे 1 लीटर इज इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल 1 dm क्यूब, ऑल्सो इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड ऑल्सो इक्वल व्हाट? 10⁻³ cm क्यूब, सेंटीमीटर। 10⁻³ cm क्यूब। तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसको हम बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोला जाता है। और ऑल्सो इक्वल 10⁻³ ml। भाई ये तो हमको पता ही है, 1 लीटर में कितना ml? 10⁻³ 1000 ml। ऑल्सो इक्वल 10⁻³ cc। cc इज अ नॉन एसआई यूनिट होती है एक, ठीक है? इसकी किसकी? क्यूबिक सेंटीमीटर की एक नॉन एसआई यूनिट होती है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो ये यहां से बहुत पूछा जाता है बच्चा लोग, ये यहां से बहुत पूछा जाता है, इसका यूज बहुत होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट में से एक कन्वर्जन यहां से आप देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से एक कन्वर्जन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से एक कन्वर्जन आता है। चौक देना, यहां से नहीं देना है मार्कर।
नहीं रेड वाला नहीं, ठीक है। सो 1 लीटर इज इक्वल 1 डीएम क्यूब इज इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल 10⁻³ cm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल 10⁻³ ml इज इक्वल 10⁻³ cc। नाउ अगेन अब हम एक छोटी सी यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगर मैं एक डीएम क्यूब ले लूं, 1 डीएम क्यूब, सो 1 डीएम क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, कितना मीटर क्यूब होगा? इसमें होगा 10⁻³ कितना होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब होगा भाई। अगर मैं एक डीएम क्यूब की बात करूं तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। दूसरा, अगर मैं बात करूं 1 डीएम क्यूब इज इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब एंड इज इक्वल व्हाट? इज इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे? 10⁻³ तो होंगे। ये देखो ना यहां से सेम सेम सेम। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक। तो अगर मुझे अलग से डीएम, ये तो लीटर की पूरी यूनिट लिख दी मैंने, अगर मैं 1 डीएम क्यूब लिखूं तो भी तो मैं यही लिखूंगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा? 10⁻³ ml। अब मैं आपसे पूछूं 1 डीएम क्यूब में कितना ml? तो 10⁻³ यानी कि 1000 ml। तो 1 डीएम क्यूब बराबर 1000 ml। और कितना सीसी भाई? 1000 सीसी। कितना सीसी निकल के आएगा? 1000 सीसी। सेम वही जो इसकी यूनिट, वही इसकी कन्वर्जन यूनिट हो जाएंगी। किसकी? डीएम क्यूब की। और वही हो जाएंगी मीटर क्यूब की। तो 10⁻³ मीटर क्यूब में कितना सीसी? 10⁻³ सीसी। कितना ml? 10⁻³ ml। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज, इतना क्लियर हो गया ना? ये समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 1 mm जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 mm इज इक्वल कितना होगा? 1 mm इज इक्वल 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मिलीमीटर के बराबर कितना हो जाता है? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन में याद रखना, इज इक्वल कितना सीसी? 1 सीसी। कितना बोलेंगे? 1 सीसी इज इक्वल कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। चलो एक कन्वर्जन ये भी याद रखना है आपने, 1 mm इज इक्वल 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल 1 सीसी इज इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्लियर? ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर? सब क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? टॉपिक्स में मजा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। 1 mm इज इक्वल 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल 1 सीसी इज इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं कन्वर्जन यूनिट। तो ये था वॉल्यूम, जहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का 101%। अगला हम लेते हैं चौथा, मास। नेक्स्ट इज मास। मास, मामा मास, मैं हूं मास। देखो मास सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ टॉपिक तो आपने घरों में सुने होंगे। देखो बेटा 1 टन बराबर कितना होता है? 1 टन हम सुनते हैं ना, तो 1 टन इज इक्वल होता है 1000 केजी। 1000 जब किलो कोई चीज बन जाती है उसको बोलते हैं 1 टन। 1 टन कितना होता है? 1000 केजी। 1 टन बराबर 1000 केजी। तो 1 टन इज इक्वल 1000 केजी। नाउ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, सो 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी। बोलते नहीं यार 1 क्विंटल वेट है इसका, 2 क्विंटल। गाड़ी का वेट सुना ना, कितना क्विंटल है? 10 क्विंटल, 5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल। तो 1 क्विंटल में होता है 100 किलो। तो 1 क्विंटल इज इक्वल 100 केजी। अच्छा 1 केजी इज इक्वल, सबको पता है यार, क्या बात कर रहे हो सर? 1 केजी इज इक्वल, सर कैसी बात कर रहे हो? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। मैं जी लिख देता हूं, चल जाएगा। तो 1000 ग्राम क्लियर हो गया। अच्छा 1 केजी में कितने पॉन्ड्स होंगे बताओ? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कितने होंगे? 2.205।
ये वाला स्टार लगा लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। कितने पाउंड्स होंगे, कितने पाउंड्स होंगे भाई? 1 kg में कितने पाउंड्स? 2.205। क्लियर? दिस वन इज न्यू फॉर, एक न्यू और आएगा अपने लिए, एक AMU, और इसको लिखते हैं एक्चुअली ऐसे नहीं, हम लोग स्मॉल में लिखते हैं AMU। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है, ये उतना ही होता है इसका वैल्यू भी, ठीक। अब इसके ऊपर हम बेसिकली डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल करेंगे, तो अभी मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो वो कार्बन से उसको हम लोग रिलेट करते हैं, फिर बाद में उसको देखेंगे जहां हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे समझाएंगे इसको। तो 1 AMU इज इक्वल 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU में कितना ग्राम होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हो गया भाई? ये थी मास की कुछ यूनिट, कितना टर्न कितना केजी के बराबर होता है, कितना क्विंटल कितना केजी के बराबर होता है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने पाउंड्स होते हैं, 1 AMU बराबर कितना ग्राम होता है। तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू what the value is 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? हटा दें, मिटोल दें। अभी एक लास्ट अपने पास कन्वर्जन यूनिट बच जाती है, दिस इज लेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट में से। तो लास्ट अपने पास बच जाती है फिफ्थ, दिस इज लेंथ। यार बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ। तो लेंथ तो मतलब ये मान के चलो कि अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या आया, यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या क्वेश्चन आया। अगर हमने यहां से क्वेश्चन नहीं किया तो हमने क्या किया फिर, क्योंकि लेंथ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलिए आप। चलिए तो लेंथ से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, लेंथ में सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा वो उठाऊंगा कि एक सबसे पहले उठाते हैं 1 माइल्स का उठा देते हैं, ठीक है, 1 माइल। सो 1 माइल, एक माइल में कितने यार्ड होते हैं? माइल से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसको मील पढ़ते हैं, मील माइल, है ना, कुछ भी इसको प्रोनाउंस करो। देखो दिक्कत है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस हो गया, ठीक है। तो 1 माइल में कितने यार्ड होते हैं? 760 यार्ड्स। कितने होती हैं? 760, 1760 यार्ड्स होता है। बात क्लियर हो गई? यानी कि यार्ड छोटा होता है, माइल्स बड़ा होता है। कहते नहीं यार इतना माइल है, इतना मील यहां से वहां जाना है, इतना माइल यहां से वहां जाना है, इतनी बड़ी दूरी है, कैसे जाओगे, है ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। खैर बातें हैं बड़ी बड़ी। चलो दूसरा, एक यार्ड बराबर कितना होता है? 1 यार्ड बराबर कितना होता है? 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। 3 फीट को बोल देते हैं 1 यार्ड। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। 3 फीट को बोल देते हैं 1 यार्ड। तो 1 यार्ड में कितना होता है? 3 फीट होता है। अब 1 फीट में कितना होता है? 12 इंच। कितना होता है भाई? 12 इंच तो होता है। समझ में आया? कितना इंच होता है? 12 इंच। अच्छा 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच इज इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। यही तो होता है हमारे पास, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगला यहां से एक और इंपॉर्टेंट आता है 1 एंगस्ट्रॉम। एक और इंपॉर्टेंट आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 तो होते हैं मीटर, 10⁻⁸ होते हैं सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सो आपको ये वैल्यूज याद रहेंगी, याद रहेंगी ना। 1 माइल इज इक्वल 1760 यार्ड्स, 1 यार्ड इज इक्वल 3 फीट, 1 फीट इज इक्वल 12 इंच एंड 1 इंच इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁸ सेंटीमीटर। राइट, तो ये थी अपने पास लेंथ की यूनिट्स। अच्छा लेंथ में एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ध्यान से देखना।
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? भैया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एनएम कितना, नैनोमीटर कितना होगा? 1000 नैनोमीटर। 1000 तो होगा नैनोमीटर भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो कितना नैनोमीटर भाई? भाई नैनोमीटर कितना होगा? 1000 नैनोमीटर होगा। अच्छा, इसमें फीट कितने होंगे? कितने फीट होगा? मतलब अगर हम फीट की बात करें तो कितना होगा? 3.28 फीट होता है यहां पे। 3.28, ये वैल्यू याद रखना बेटा। 3.28 फीट। 1 मीटर में कितना फीट? 1 मीटर। यहां तक 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर कितना फीट होता है? 3.28 फीट। क्लियर? आप लोग मेजर भी कर सकते हैं इसको, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कितने इसमें इंच होंगे? इंच होते हैं अपने पास 39.27 इंच। इंच कितना होगा? 39.27 इंच। ये तो 1 मीटर की कहानी हो गई, 1 मीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की कहानी बताऊं तो 1 सेंटीमीटर, इसी से आप लगा सकते हैं आइडिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल हाउ मच मिलीमीटर, सॉरी मीटर। कितना मीटर होगा 1 सेंटीमीटर में? 0.01 मीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर मीटर की बात करूं तो 0.01 मीटर। अच्छा, इसी में अगर मिलीमीटर की बात करें तो 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। अच्छा, कितना फीट? फीट कितना होगा? 0.033 फीट। फीट कितना होगा? 0.033 फीट। अच्छा, फीट के बाद इंच की बात कर देते हैं तो इंच आ जाएगा 0.394 इंच। 0.394 इंच। ये एक छोटा सा कन्वर्जन और आ गया अपने पास यहां से निकल के। क्लियर? 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर, इतना नैनोमीटर, इतना फीट, इतना इंच। 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर, इतना मिलीमीटर, इतना फीट, इतना इंच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन भी करा देंगे, टेंशन मत लो। अगला लास्ट लिखते हैं इसका प्रेशर। छठा लास्ट लिखते हैं प्रेशर। प्रेशर की देखो 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर में कितना भाई? 1 एटमॉस्फेयर में होता है 760 टॉर। टॉर बेसिकली क्या होती है? यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है भाई? ये यूनिट होती है प्रेशर की। एटीएम भी प्रेशर की यूनिट होती है, टॉर भी प्रेशर की यूनिट होती है। एक एटीएम में कितना टॉर? 760। 1 एटीएम इज इक्वल कितना? अच्छा, इसी को आगे लिख देते हैं, इक्वल 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg। 1 एटीएम में कितना mm Hg होता है? कितना mm ऑफ Hg होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। कितना? 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है? प्रेशर में होता है 76 कह सकते हैं, 76 बोल दो या फिर 76 बोलो, तो 76 mm ऑफ Hg। इतनी बात क्लियर होगी। अगला आगे क्या बचा अपने पास? अगर पास्कल में कन्वर्ट करें तो पास्कल में 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल हम इसको बोल देते हैं, और 1 एटीएम बराबर 1.103 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? है कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। प्रॉब्लम कहां से आ जाएगी? आप बताओगे तो प्रॉब्लम कहां से आएगी सर? नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो 1 एटीएम इज इक्वल 760 टॉर, 1 एटीएम इज इक्वल 760 mm ऑफ Hg, 1 एटीएम इज इक्वल 760 cm सेंटीमीटर ऑफ Hg, 1 एटीएम इज इक्वल 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 एटीएम इज इक्वल 1.103 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये थी अपने पास लास्ट कन्वर्जन यूनिट। आई थिंक शायद वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जा रही है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जा चुकी है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ठीक है? अपने हिसाब से आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिए, करते रहिए क्वेश्चंस को, और आराम से अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो मुझे आप उल्टा सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है?
चलिए मिलते हैं इसकी अगली वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी पूरी समझ में आई होगी। इसके कन्वर्जन यूनिट्स और इसके प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसका यूजेस देखने को मिलेगा, कैसे हम इसका यूज करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ाई भी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।